हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रघु अपने घर में सबसे बड़ा था और उस पर उसके घर की जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन रघु अंदर से बहुत ही अकेलापन महसूस करता था क्योंकि उसका कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हुआ था और वो अंदर से अकेला सा हो गया था। एक रोज रघु का दोस्त अमन उससे मिलता है और कहता है, भाई काफी समय से तू मैच खेलने नहीं आया, ना ही हमसे मिलने आ रहा है, क्यों भाई? ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, इसी में सारा समय निकल जाता है। मेरे पास समय ही नहीं बचता, तो मिलता कैसे? कुछ छुपा तो नहीं रहा भाई तू? कुछ है तो बता दे। नहीं भाई, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मैं, बस समय ही नहीं मिल पाता, और कोई बात नहीं है। चल मेरा घर आ गया, मिलते हैं बाद में। अब जैसे ही रघु अपने घर जाने के लिए मुड़ता है और जाने लगता है, तभी अमन रघु से कहता है, हाँ मुझे पता है, रिया ने तुझे छोड़ दिया। अब रघु ये सुनकर रुक जाता है और अमन की तरफ पलटता है। अमन के कंधों पर वो हाथ रखते हुए कहता है, जब तुझे सब पता है तो जाने देना यार, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। मुझे पता है तुझे इस समय बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होगा, लेकिन भाई अभी तुझे खुद को संभालना पड़ेगा। अमन ये कह ही रहा होता है कि तभी उसका फोन आ जाता है। वो अपने दोस्त रघु से कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। बाद में मिलता हूँ भाई, और हाँ खुद को अकेला मत समझियो, मैं हूँ तेरे साथ। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ भाई, तुम लोग तो हो ही, लेकिन मैं अपनी बात किसे कहूँ? सच में बहुत अकेला हो गया हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा आगे क्या होगा। अब ये सोचते हुए रघु घर पहुँच जाता है और अपना बैग अपने सोफे पर रखकर जूते खोलने लगता है। ये देखकर रघु की माँ मोहिनी रघु से कहती है, आ गया बेटा, बैठ। मैं अभी तेरे पापा के लिए पकोड़े बना रही थी और तेरे फेवरेट पकोड़े भी बनाए हैं, अभी गर्मा गर्म लेकर आती हूँ। अब बिना कुछ कहे ही रघु अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ ये देखकर खुद से कहती है, ना जाने इसे आज क्या हो गया, मैं तो दोनों बाप बेटे के नखरे से परेशान हो गई हूँ। इनके मूड का तो कुछ पता ही नहीं रहता, कभी उदास तो कभी खुश। ये कहकर मोहिनी किचन में काम करने जाती है और इधर रघु अपने कमरे में खुद को आईने में देखते हुए शीशे पर जोर से पंच मार देता है और शीशा टूट जाता है। रघु का हाथ भी कट जाता है, लेकिन ये आवाज सुनकर रघु के पिता अशोक हॉल से भागे भागे रघु के कमरे में आ जाते हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रघु का कांच से हाथ कटा हुआ है। और तो और ये देखकर अशोक अपने बेटे रघु से कहता है, रघु रघु बेटा, क्या कर लिया? क्या बात है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तेरी माँ देखेगी तो बखेड़ा खड़ा कर देगी। अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें मत कर बेटा। अब अशोक उन शीशों को साफ करता है और रघु से कहता है, बेटा अब अपने बाप से भी बातें छुपाएगा? हुआ क्या है तुझे, बता तो। तेरी माँ आती ही होगी, उसे ही कहता हूँ तुझसे बात करे। इतना कहने के बाद ही अशोक देखता है कि गेट पर बेलन लिए मोहिनी खड़ी होती है और ये सब देखकर कहती है, ये सब क्या तमाशा है? हो क्या रहा है यहाँ? किसने तोड़ा ये कांच और आपको कब से आवाज लगा रही हूँ? अरे ये तो मुझसे ही टूट गया है। और तुम ऊपर क्यों आ गई? चलो नीचे, हम तो आ ही रहे थे खाना खाने। सत्यानाश करके रखा है इस आदमी ने भी, ना जाने और कितनी ही चीजें ये रोज रोज घर में तोड़ेंगे। चैन नहीं है दो पल का भी, बिल्कुल भी। रघु अंदर से काफी परेशान था। उसे रात को नींद नहीं आया करती, ऑफिस में काम करने का मन नहीं लगता और उसका उदास चेहरा कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था। वो अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अगली रोज सुबह ही उठकर रघु अपनी माँ के पास जाता है जो हॉल में बैठी होती है। और अब रघु जैसे ही अपनी माँ की गोद में सर रखने वाला होता है, वैसे ही मोहिनी उसे उठाते हुए कहती है, अभी इतनी देर सोकर आया है, मन नहीं भरा क्या? जाकर दूध लेकर आ, तेरे और तेरे बाप के लिए चाय बना दूं। ये सुनने के बाद रघु अपनी माँ का मुंह देखने लगता है और ये देखकर रघु की माँ उसे फिर से कहती है, मुंह क्या देख रहा है? जाकर दूध लेकर आ, वरना तेरा बाप ड्रामा करने लगेगा। जाना, देख क्या रहा है? अब रघु उदास मन से दूध लेने चला जाता है और रास्ते में जाते हुए सोचता है, ना माँ को मेरा दर्द दिखाई देता है, ना रिया को कभी दिखाई दिया, और मैं अपने दोस्तों को सब कुछ कह भी नहीं सकता। बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ मैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। अब रघु घर आ जाता है और देर शाम रघु का दोस्त अमन रघु के घर आता है तो वो उसे अंधेरे कमरे में बैठा हुआ देखकर कमरे की लाइट जलाता है। क्या यार,
इतने अंधेरे में क्यों बैठा है? ना ही फोन उठाता है, ना ही मैसेज देखता है। क्या बिगाड़ दे तेरा हमने? भाई बता दे क्या हो गया? बताया भी नहीं कि घर आ रहा है। कैसा है तू? भाई 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 तू अपना चेहरा देख यार, क्या कर रहा है तू? चल आज मैं तुझे साइकाट्रिस्ट के पास लेके चलता हूँ, शायद वो तुझे ठीक कर सके। तू जा यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। लेकिन अमन रघु को अच्छे से तैयार करके अपने साथ एक लेडी साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाता है, जिसका नाम भी रिया ही था। अब रघु को देखकर वो अपना नंबर देती है और अच्छे से बात भी करती। रघु और उसकी पहले ही मुलाकात में बातें होने लगती हैं। एक रोज रघु रिया को कॉल करता है और उसके सामने एक पेशेंट बैठा था और रघु को रिया फोन पर कहती है, रघु मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, मेरे सामने एक पेशेंट है। रघु भी रिया के कॉल का वेट करता है और कुछ समय बाद खुद ही कॉल कर देता है, लेकिन रिया का फोन बिजी आता है और कुछ समय बाद रिया ही खुद रघु को कॉल करती है। अब रघु गुस्से में फोन उठाता है और उससे कहता है, क्यों? अब मिल गया समय मुझसे बात करने का? अरे कहाँ बिजी थी? अरे कब से तुम्हें फोन पे फोन किए जा रहा था। अरे फोन तुम्हारा बिजी कहाँ था? अरे कहाँ थी तुम? जब तुमने मेरा फोन उठाया तो क्या कहा तुमने कि तुम बिजी हो? कहाँ बिजी थी तुम? और वो कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? बोलो ना, चुप क्यों? एक पेशेंट से बात कर रही थी, वो काफी परेशान था, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। लेकिन मुझे आपने एक पल में इग्नोर कर दिया। अरे क्या गलती थी मेरी? क्या किया था मैंने? मैं तो बस आपसे बात करना चाहता था, मैं बात करके ही खुश था आपसे, लेकिन आप भी उस रिया की तरह निकली, बिल्कुल सेम टू सेम। रघु तुम क्यों भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, ना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड। ओह सॉरी 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 मैम, मैं तो भूल ही गया था कि आप मेरी डॉक्टर हो और मैं डॉक्टर से दिल लगाने के लिए चला था। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। मेरे लिए ना मेरा अकेलापन ही ठीक है, और आज के बाद ना आप मुझसे बात मत कीजिएगा, ना तो मुझे कॉल कीजिएगा और ना ही मुझे मैसेज कीजिएगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे अब नहीं जरूरत है किसी डॉक्टर की। मैं अपने साथ और अपने समय के साथ गुजारा कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई। अब इस सिचुएशन में रघु का दिल एक बार फिर टूट जाता है, क्योंकि वो अपने साइकाइट्रिस्ट रिया से 4 महीने से अटैच था। लेकिन इस बार भी जब वो अपनी साइकाइट्रिस्ट से ये सारी बातें सुनता है तो अपने आप से कहता है, अब लगता है खुद से ही सारी बातें शेयर करनी पड़ेगी। कम वक्त यहाँ कोई अपना है ही नहीं, और मैं किसको कहने के लिए जाऊँ? किसी को भी कुछ कहूंगा तो उल्टा मुझ पे तरस खाएंगे, अगर नहीं कहूंगा तो मैं घुट घुट के जीऊंगा। इससे अच्छा है मैं अपने आप को अपना दोस्त बना लूं। अगर माँ को बताया तो उन्हें समझ नहीं आएगा, पापा को बताया वो हर्ट होंगे, और किसी और को कुछ बताया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों को बताया तो वो चिंता करेंगे, रिया को उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और डॉक्टर रिया को उन्हें तो छोड़ ही दो, क्या बोलूं उनका मैं। एक काम करता हूँ, मैं खुद से ही बातें करता हूँ यार। जो भी मेरे साथ अब तक हुआ है मुझे उसे भूल कर आगे बढ़ना होगा। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मुझे तो उन सबका धन्यवाद करना चाहिए कि वो मेरी जिंदगी में आए और मुझे एक नई राह दिखाई। श्रेया एक बहुत ही गरीब घर से थी, इसीलिए उसकी गरीब माँ ने अपने ही हिसाब से एक गरीब परिवार में उसकी शादी करवा दी थी। शादी के बाद भी उसे अपने परिवार से ज्यादा अपने शौक की पड़ी थी, इसीलिए वो आए दिन नई नई फरमाइशें किया करती। श्रेया का पति नितेश और उसकी सास हेमा बार बार मना करते, लेकिन श्रेया अपने शौक के आगे किसी की नहीं सुनती। वो आस पड़ोस के लोगों से उधार लेकर आखिर अपने शौक पूरी कर ही लिया करती, और बाद में वो पैसे उसकी सास और पति को देने पड़ते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद श्रेया बाहर से घूमकर आई थी और घर में आते ही अपनी सास हेमा से कहती है, माँ जी इतनी गर्मी हो रही है बाहर, पता नहीं आप लोग कैसे रह लेते हैं इस छोटे से घर में। मेरा तो दम घुटता है यहाँ। मैं बोल रही हूँ हमें एक एसी लगवा लेते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता इतनी सड़ी गर्मी में। मेरी बात मान लो, एक एसी लगवा लो। हाँ ये छोटा सा घर है ना, पहले तो जैसे बड़े से राजमहल में रहती थी तू, तेरे आगे पीछे 4 नौकर लगे रहते थे जो तेरी एक आवाज में सामने खड़े मिलते थे, और यहाँ ते एक दिन भी गुजारना मुश्किल पड़ रहा है ना। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे तू हमारे साथ खुशी से नहीं बल्कि जबरदस्ती रह रही है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो उसको तो बताऊंगी ना। गर्मी लग रही है इसीलिए बोल रही हूँ। बहू गर्मी तो लगेगी ही ना, लेकिन हमारी गरीबी का भी कभी सोच लिया कर कि यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुझे एसी चाहिए घर में। कभी तो पैसे बचाने के लिए भी सोच लिया कर। हमेशा पैसों को फिजूल खर्चा करना जरूरी है क्या? अपने मायके से कोई खजाना नहीं लाई है
जो तू इतना उड़ा रही है। हाँ, आप भी तो अपने मायके से कोई खजाना नहीं लाई जो मुझे ताने मार रही हो। मैंने आखिर मांगा ही क्या है? एसी ही तो मांगा है बस, और क्या। उसके लिए भी आप शुरू हो गई। तेरी बात सही है, लेकिन एसी लाने के लिए पैसे भी होने चाहिए, और हमारे हालात तुझसे छुपे तो नहीं है, फिर भी बार बार एक ही चीज बोलती है। आपके हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को यहीं तक रहना है, यही आपकी सोच है। आगे बढ़ने का तो आप कभी सोचेंगे ही नहीं। घर में एसी आ जाएगा तो 4 लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे, बुरा तो नहीं बोलेगा ना कोई। अरे तेरे महंगे शौक हमसे तो पूरे नहीं होंगे। इससे पहले तुझे 3 चूल्हे वाला चूल्हा चाहिए था, और जो तू उधार करके ले आई थी उसके पैसे अभी तक चुकाए नहीं जा रहे हैं। ये हमारे बस की नहीं है। आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे वो चूल्हा में ले जाकर अपने मायके वालों को दे आई, वो यही है। अरे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसी भी इस्तेमाल कर लेंगे। अरे बहू, तू समझ क्यों नहीं रही है? अगर पैसे हो तो ये सब लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहले से ही गरीब है, और तू खर्चा बढ़ा रही है अपने शौक पूरे करने के लिए। तेरे चलते तो हम कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाएंगे। घर का भी ख्याल करा कर। घर का ख्याल रखकर ही तो बोल रही हूँ, हमें एसी लगवा लेना चाहिए। गरीबी तो खत्म होने से रही। मायके में थी तो भी गरीब, ससुराल आई तो भी गरीब। अरे गरीब ही गरीब हूँ हर तरफ से। गरीबों के घर में एसी आ जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आपको बस अपनी ही पड़ी रहती है, मेरा तो सोचा ही मत करो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर में एसी चाहिए तो मतलब चाहिए। या तो आप लगवा दो या मैं खुद लगवा लूंगी, कैसे भी करके। हेमा की लाख मना करने के बाद भी श्रेया नहीं मानती, और जब हेमा भी नहीं मानती तो वो खुद एसी की दुकान में जाकर एसी ले आती है और घर में लाकर लगवा ही लेती है। ये देखकर हेमा तो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नितेश काम से आता है और घर में एसी देखकर कहता है, ये कौन लाया घर में? आप दोनों को क्या कुछ दिखाई नहीं देता है? मैं यहाँ इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ और आप लोग हो कि पैसे को इस तरह बर्बाद कर रहे हो। बेटा, ये तेरी बीवी का ही किया धरा है। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और जाकर एसी ले आई। अब बता, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो मना ही कर रही थी ना। तुम ये एसी कैसे लाई हो? हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं, फिर तुमको ये मिला कैसे? देना ही तो था वो उसे। मैंने तो बस माँ जी की सोने की बाली ही बेची थी, उसी के पैसों से लाई हूँ। अरे अब गहने तो इसीलिए रखते हैं ना कि बुरे वक्त में काम आ जाए। तुम क्या पूरी पागल हो? एसी को लाने से भी ज्यादा जरूरी है हमारे पास काम। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने शौक पहले पूरे करने हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, है ना? तुम तो मेरे शौक पूरे करोगे नहीं, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि जैसे तैसे मैं अपने शौक को पूरा कर लूंगी। तो मैं ले आई घर में एसी। अब दिमाग ठंडा रहेगा और घर भी ठंडा रहेगा। पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरा दिमाग फिर गया और मैंने इसे अपने घर की बहू बना लिया। इसे तो ना खुद की पड़ी है और ना ही अपने पति की। इसका तो बस चले एक दिन घर भी बेच देगी। श्रेया वही करती जो उसका मन करता। श्रेया अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ भी कर देती थी, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। श्रेया एक दिन अपने घर में ही थी और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ अपने नाखूनों को थोड़ा स्टाइल करने के लिए नेल स्पा चली जाऊँ। अपने मायके में तो कभी गई नहीं, लेकिन ससुराल वाले तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। बहू, तेरे ससुराल वाले और मायके वालों में कोई खास अंतर नहीं है, हम भी गरीब ही हैं। कोई बात नहीं माँ जी, नेल स्पा ही तो जाना है। मैं पड़ोस वाली रीमा काकी से पैसे ले लेती हूँ, आप उन्हें दे देना। हेमा की मना करने के बाद भी श्रेया काकी से पैसे उधार लेकर आती है और नेल स्पा करवा लेती है। नेल स्पा करवाने के बाद जब श्रेया घर आती है तो हेमा श्रेया से कहती है, बहू, अगर तेरे महंगे शौक पूरे हो गए हो तो जा कपड़े धो दे। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस तू जल्दी से कपड़े धो दे। मैंने अभी तो नेल स्पा करवाया है और कपड़े धो। एक काम करो ना, आप वॉशिंग मशीन ले आओ, हमारे लिए ये भी अच्छा रहेगा। हमें माफ कर बहू, तेरे ये रोज रोज के महंगे शौक बढ़ते ही जा रहे हैं। श्रेया अब की बार वॉशिंग मशीन लाने के लिए घर के कागज गिरवी तक रख देती है। वॉशिंग मशीन घर में वो ले आती है। श्रेया के महंगे शौक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसा करती ही रहती और कुछ ना कुछ घर पर लाती रहती। कुछ दिनों बाद जब वॉशिंग मशीन के पैसे ना दिए जाने की वजह से वहाँ एक बिरजू नाम का आदमी आता है और घर आकर सबसे कहता है, देखिए, निर्धारित समय पर वॉशिंग मशीन के पैसे ना दिए जाने की वजह से हम आपका ये घर ले रहे हैं। आपको आज ही ये घर खाली करना पड़ेगा। श्रेया, ये क्या है? तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए घर को ही गिरवी कर दिया। तुम्हें इतनी अकल नहीं है क्या? अगर घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तो मुझे यही लगा था कि आप पैसे दे दोगे।
पैसे तो ये तब देते ना जब इसके पास होते, और ना ही तूने बताया हमें। तू पागल हो गई है क्या बहू? देख, आज तेरे महंगे शौक की वजह से जो हमारे पास एक घर बचा था वो भी जाने की नौबत पर है। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन ये सब तो खराब हो गया। भाई साहब, आप हमें थोड़ा समय और दे दो, हम पैसे दे देंगे। नहीं, आपको पैसे पूरे देने होंगे, तभी मैं आपको आपके घर के कागज दे सकता हूँ। हे भगवान, मेरी ये गरीब बहू के महंगे शौक ने तो वही करा जिसका मुझे इतने समय से डर था। अब बहू तू ही बता, हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन भाई साहब, आप अपनी वॉशिंग मशीन ले जाओ और हम आज ही आपका सारा पैसे दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? यहाँ कोई सोने की खदान थोड़ी है। आज तक मैंने अपने जितने भी शौक पूरे किए हैं, उन सब चीजों को बेचकर पैसे जमा हो सकते हैं ना। ठीक है, आप लोगों के पास आज शाम तक का ही समय है। श्रेया नितेश के साथ जाकर सारा सामान बेच देती है और पैसे ले जाकर बिरजू को देती है। इतना सब होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।